नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 31 साल बाद भी भोपाल गैस सानहे के मुतासरीन इंसाफ के लिए भटक रहे हैं दर दर। दुनिया के सबसे बड़े सनती सानहे के कसूरवार घूम रहे हैं आजाद। भोपाल गैस सानहे ने लिया था हजारों लोगों की जान। बेंगलुरु में रियासती अक़लियती कमीशन का इजलास, बजट के पेश नजर अक़लियतों के मसाइल पर किया गया गौर। सीपीआईएम लीडर सुभाषनी अली ने कहा कि अदम रवादारी के मसले पर हुकूमत अब तक लगाम लगाने में रही है नाकाम। उस्मानाबाद में सूदी निजाम से निजात दिलाने के लिए जमात इस्लामी की पहल, गैर सूदी क्रेडिट सोसाइटी से हजारों हिंदू मुस्लिम ताजर कर रहे हैं इस्तिफादा। तो ये थी सुर्खियां। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल गैस सानहे की। भोपाल गैस सानहा को 31 साल गुजर चुके हैं। 3 दिसंबर की सुबह 32वीं साल का आगाज हो जाएगा। आज से 31 साल कबल 1984 में भोपाल में ऐसा वाक़या पेश आया था जिसमें हजारों लोग लुक़्मा अजल हो गए थे, जबकि लाखों लोग मुतासर हुए और आज भी इनका दर्द हरा है। भोपाल गैस सानहे पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम की ये खास रिपोर्ट। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात। रात और रात भी कयामत की। ऐसा लगता था मर गया भोपाल। खुशबुएं रो रो के पूछती थी, ये कौन बर्बाद कर गया भोपाल। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। हर रोज की तरह यहां के बाशिंदे जब 2 दिसंबर को अपने बिस्तर में गए तो उन्हें यह नहीं मालूम था कि उस रात की सुबह होने वाली नहीं। सुबह तो हुई, लेकिन 3 दिसंबर की सुबह बादे सबा ने जिंदगी का नया नगमा नहीं गुनगुनाया, बल्कि ये सुबह मातम की खबर लेकर नमूदार हुई थी। फिजा में MIC गैस का कहर था, चारों तरफ शोर था और एक कयामत थी जो दुनिया से गुजर गए उनके नशीगौरों कफन को तलाश कर रही थी और जो जिंदा थे उन्हें जिंदगी अजाब बन मार डाल रही थी। गैस सानहे में कितने घरों के चिराग बुझे, कितनी माओं की गोदें सूनी हुई, इसका हिसाब आज तक नहीं लगाया जा सका है। कहने को 31 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन ये 31 साल गैस मुतासरीन ने किस अजाब में गुजारे हैं, आप खुद इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। एक हादसा था जो 3 दिसंबर 84 को हुआ। बीते हुए 31 साल एक दूसरा हादसा है। उस हादसे का दोष यूनियन कार्बाइड पे था या उसके पहले के ऑफिशियल पे था। तो ये सारा दोष जो मौजूदा सरकारें रही हैं, चाहे अर्जुन सिंह रहे हों, दिग्विजय सिंह रहे हों, श्यामाचरण शुक्ला हों, सुंदरलाल पटवा हों या मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, इन सब के माथे पर जाता है। मुहज़्ज़ब मुआशरे में मुहज़्ज़ब सरकारें अपने शहरियों की बुनियादी जरूरियात को पूरा करना अपना फर्ज समझती है, लेकिन भोपाल गैस सानहे के मामले में मरकजी और सूबाई दोनों हुकूमतों ने अपने फराइज से चश्मपोशी की। यही वजह है कि हादसे के इतने साल बाद भी गैस मुतासरीन के जख्म हरे हैं। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी ने अदालत के बाहर गैस मुतासरीन के नाम पर यूनियन कार्बाइड से समझौता किया और समझौते के तहत 3000 मौत और 1,02,000 जख्मियों के नाम पर यूनियन कार्बाइड से मुआवजे की जो रकम ली
वो 417 मिलियन डॉलर यानी 715 करोड़ रुपए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गैस मुतासिरीन की जो फहरिस्त जारी की वो 5 गुना थी। यही वजह है कि हादसे के इतने साल गुजरने के बाद भी गैस मुतासिरीन खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और वो 5 गुना मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं। जो मुआवजा गैस पीड़ितों को मिलना चाहिए था, आज 31 साल बाद भी गैस पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला। मल्टीनेशनल कंपनी थी, इस वजह से भारत सरकार ने भी एक समझौतावादी रुख अपनाया। भोपाल गैस मुतासिरीन के मसाइल यहीं खत्म नहीं होते हैं। गैस मुतासिरीन के इलाज और उनकी बाज आबादकारी के लिए मरकजी और सूबाई हुकूमतों के जरिए भी कुछ नहीं किया गया। कहने को यहाँ पर गैस मुतासिरीन के इलाज के लिए 7 अस्पताल और 14 डिस्पेंसरीज मौजूद हैं, लेकिन ये सभी बीमार हैं। न तो इनमें माहिरीन को आज तक रखा गया और न ही इनमें वो अद्वियात आज तक मुहैया की गई जिससे गैस मुतासिरीन का इलाज हो सके। गैस पीड़ितों ने खोया ही खोया है, पाया नहीं है। गैस पीड़ितों ने अपनी औलादों को खोया है, अपने बेबी ने अपने आदमी को खोया है, किसी ने अपनी बहन को खोया, किसी ने और आज भी घरों में कैंसर से, टीबी से जो घरों में पड़े हुए, उसके बाद जो आने वाली पीढ़ी थी वो भी बर्बाद हो गई। भोपाल गैस सानेहा 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को पेश आया था। इस हादसे को गुजरे 3 दहाइयों से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन अब इसके असरात दूसरी नहीं बल्कि तीसरी और चौथी पीढ़ी पर नजर आने लगे हैं। यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीले कचरे को भी नहीं हटाया जा सका है। ये कचरा मामूली नहीं है बल्कि इसकी मिकदार 17,000 मेट्रिक टन है और इसके मुज़ीर असरात से यूनियन कार्बाइड कारखाने के आसपास की 16 बस्तियां मुतासिर हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट इन बस्तियों में साफ पानी मुहैया करवाने का हुक्म भी दे चुकी है, लेकिन गैस मुतासिर बस्ती के लोग आज भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद साफ पानी को तरस रहे हैं। भोपाल गैस मुतासिरीन हर साल की तरह इस साल भी अपनों को याद करके खून के आंसू रोएंगे, खुश्क आंखों से उन्हें खिराज अकीदत पेश करेंगे और हुकूमत में बैठे लोग वही करेंगे जो पिछले 31 साल से करते चले आ रहे हैं, यानी वादे फिर वादे और नए वादे। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ कमर गौस और मेहताब आलम, ईटीवी न्यूज़, भोपाल। दुनिया का सबसे बड़ा सनती सानहा भोपाल गैस सानहा, जिसने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दी। 3 दहाई गुजरने के बाद मुतासरीन आज भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन सानहे का अफसोसनाक पहलू यह है कि इतने बड़े सानहे का एक भी कसूरवार गुज़श्ता 31 सालों में एक दिन के लिए भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंच सका और आज भी भोपाल गैस सानहे का मुकदमा सेशन कोर्ट में जारी है। और दोनों सरकारों से कुछ नहीं मिला हमें। एंडरसन मर के चले गए, जो हजारों लोगों को मारा, लाखों लोगों को घायल करा, उनको यहाँ के कानून ने, यहाँ की सरकारों ने कोई हाथ में हथकड़ी नहीं डाल सके, ना उनके ऊपर कोई लगाम कसी। भाई गिर रहा बच्चा बीमार तो हमीदिया पहुँचो, हमीदिया जाएंगे जब तक हमारा कुछ भी हो जाए। हमारा आदमी बीमार ही है तो DIG में जाए दवा लेने तो के हमीदिया जाओ, हमीदिया जाए तो के उधर अजाब घर जाओ, अजाब घर वालों ने कह दिया TB में भर्ती, उधर इलाज चला, फिर आ गए, 8 दिन भर्ती रही, वो खत्म हो गए। भोपाल गैस सानहे को 31 साल हो चुके हैं। इस बीच अगर हुकूमतें चाहती तो भोपाल गैस मुतासरीन के जख्म भर सकती थी, लेकिन गुज़श्ता 31 सालों में हुकूमतों ने गैस मुतासरीन के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों के मफाद के लिए ज्यादा काम किया है। यही वजह है कि 31 साल बाद भी गैस मुतासरीन के जख्म हरे हैं। भोपाल गैस सानहा और मुतासरीन के ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने बात की भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के कन्वीनर अब्दुल जब्बार से। पीड़ित महिला उद्योग संगठन के कन्वीनर अब्दुल जब्बार साहब मौजूद आए। उन्हें जानते हैं जब्बार साहब, 31 साल ये सफर देखने में तो बहुत लगता है, लेकिन क्या उस सुबह और आज की सुबह में कोई फर्क है? नहीं, कतई कोई फर्क नहीं है। ऐसा ही लगता है हर 3 दिसंबर को कि जैसे हादसे की सुबह है। कुल मिलाकर अब तक 35,000 लोगों की मौत हुई है। गैस प्रभावितों में कैंसर, ट्यूमर्स, तरह तरह के किडनी फेलियर और बहुत सारे पेट की तकलीफ़ें सामने हैं, फेफड़े की तकलीफ़ें सामने हैं। तो कुल मिलाकर 31 साल बाद सरकार का इलाज नहीं ढूंढ पाना, सरकार का इलाज का इंतज़ाम नहीं करना,
सरकार का मुआवजा नहीं देना, माकूल मुआवजा जो पीड़ितों को मिल रहा था, ये सब बताता है कि हम इतने बड़े आलमी हादसे के लिए कितने संजीदा हैं। और आपने कहा कि संजीदगी की बात है। अभी कल हमारी जो है यहाँ पर गैस राहत के जो मंत्री हैं उनसे जो बात हुई, उन्होंने कहा कि स्टेट का जो अपना काम था स्टेट ने पूरा कर दिया और इतनी बड़ी संख्या में अस्पताल खोले गए जहाँ पर गैस पीड़ितों का इलाज हो रहा है और लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए, संख्या से कोई मुराद नहीं है, फ़ायदा कितने लोगों को मिल रहा है। अगर आज भी 6,500 लोग पर डे अस्पतालों में जा रहे हैं तो शौकिया तो नहीं जा रहे हैं, जाहिर है कि उनको कोई तकलीफ़ है इसलिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अस्पताल अधिक खोलना है सब तो बताता है कि कमीशन खोरी आप कर रहे थे। अस्पताल जिस उद्देश्य के लिए खोला गया वो पूरा नहीं हुआ तो सब बेकार है। अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इनको 2 महीने में 2 नोटिस जारी किए हैं और इनके ऊपर एक पिटीशन चल रही है जो कंटामिनेशन पिटीशंस है, मीन्स अवमानना का मामला। तो राज्य के खिलाफ हाई कोर्ट अवमानना का मामला चलाए और पीएस हेल्थ और सीएस मध्य प्रदेश को अगर इस तरह का कोई नोटिस जारी हो तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं है। पिछला दिन हम देखते हैं कि भोपाल गैस हादसे को गुजरे हुए 31 साल ज़रूर हो गए, लेकिन जख्म आज भी हरा इसलिए है कि हमारी चाहे मरकज़ की सरकार हो चाहे सूबे की सरकार हो, दोनों ने दावे तो किए, वादे तो किए, लेकिन इन वादों को पूरा करने के लिए जो अमली इक़दाम होना चाहिए था, जो संजीदा कदम होना चाहिए था, वो आज तक नहीं उठाया गया। कैमरामैन सुनील व्यास के साथ मेहताब आलम, ईटीवी न्यूज़, भोपाल। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात और रात भी कयामत की। ऐसा लगता था मर गया भोपाल। खुशबुएं रो रो के पूछती थी, ये कौन बर्बाद कर गया भोपाल। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कर्नाटक में अगले माह से बजट की तैयारियां शुरू हो रही हैं। बजट से कबल अक़लियतों के मुतालबात और मसाइल को जानने के लिए बेंगलुरु में एक मशावरती इजलास मुनक़्क़िद हुआ। रियासती अक़लियती कमीशन के तहत हुए इस इजलास में कई अहम मशवरे और तजावीज़ हासिल हुई। बेंगलुरु में कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मुशावरती इजलास में समाजी और तालीमी शोबे में सरगर्म NGOs के नुमाइंदों और मुख्तलिफ अक़लियती महकमों के ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया। कर्नाटक अक़लियती कमीशन की सदर बिल्किस बानो ने कहा कि रियासत में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए कई स्कीमें नाफिज की गई हैं, लेकिन इन स्कीमों के निफाज में आ रही रुकावटों को जानने के लिए कमीशन ने मुशावरती इजलास मुनक़्क़िद करने का फैसला किया। अगले माह से रियासत में बजट की तैयारियां शुरू हो रही हैं और बजट से पहले ही अक़लियतों के मसाइल और मुतालबात को जानने के लिए ये पहल की गई है। ये 2 NGOs को बुलाकर उनसे फीडबैक लेने के बाद कई ऐसे मशवरे हम पेश करें हुकूमत कर्नाटक को, ताकि हमारे स्कीम्स को और थोड़ा पॉलिश कर सके और जो गरीब लोगों की गरीबी दूर करने के सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, इसकी भी जानकारी अगर हमें कोई देते हैं तो NGOs देते हैं। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से प्री बजट मीटिंग्स होने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमारे NGOs जो माइनॉरिटीज़ में काम करते हैं, जैसे कि हमारे सिख ब्रदर्स आए हैं, हम पर जैन ब्रदर्स आए हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, अपने अपने तरीके से उनको जो व्हाट दे आर फेसिंग अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स, व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स, व्हाट आर द नेगेटिव थिंग्स, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। NGOs के नुमाइंदों की जानिब से कई तजावीज़ पेश की गई, जिनमें कर्नाटक में उर्दू हाई स्कूल्स की तादाद में इजाफा, बेरोजगार नौजवानों को हुनरमंद बनाने समेत दीगर मशवरे शामिल हैं। पंचरीस दुकान वाले हैं, वेल्डिंग वाले हैं और
दूसरे जो कारपेंटर्स हैं, ये सारे के सारे बाप भी वही, बेटा भी वही, सब वही, उसी लाइन में जा रहे हैं। इनको अन्य स्किल से स्किल करना है, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी VTP वोकेशनल प्रोवाइडिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को भेजना चाहिए, वहाँ ट्रेनिंग लेना चाहिए। और 5,000 की बनिस्बत सिर्फ 500 हाई स्कूल्स है हमारे पास, उर्दू स्कूल्स। प्राइमरी में 5,000 उर्दू स्कूल्स है प्राइमरी में, जब वो हाई स्कूल में जाते हैं तो 563 हो जाते हैं। अब ये बच्चे हमारे कोई इंग्लिश मीडियम में जाके अकोमोडेट नहीं कर सकता अपने आप को, वहाँ पे सेट नहीं हो सकता, तो वो ड्रॉप आउट हो जाता है। इजलास में मुख्तलिफ अक़लियती महकमों के अहदेदारों ने यकीन दिलाया कि वो स्कीमों के निफाज में अक़लियती NGOs की तजावीज़ पर गौर व ख़ौज़ करेंगे। ETV न्यूज़, बेंगलुरु। असेंबली इलेक्शन से कबल समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों से 18% रिजर्वेशन दिए जाने का वादा किया था, लेकिन 3.5 साल का वक्त गुजरने के बावजूद इस ताल्लुक से यूपी हुकूमत की कोई पेशरफ्त नजर नहीं आई। अक़लियतों के लिए रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर एक बार फिर आवाज़ उठने लगी है। इसी सिलसिले में मेरठ में यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट खवातीन ब्रिगेड की जानिब से रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वरना हमें उम्मीद यही थी कि जिस तरह से वादे किए गए हैं और उन्हें पूरा किया जाएगा, क्योंकि अगर मुसलमानों को अगर साथ लेके चलना है तो इन टॉपिक्स पे हम लोगों को बात करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि हमारे लिए 18% आरक्षण जो जिसका वादा किया गया है उसे पूरा किया जाए, और दूसरा उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि ज़िला स्तर पर वक्फ बोर्ड जो है उसका ट्रिब्यूनल बनाया जाए। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुआशरे में सूदी निज़ाम ने ताजिरों को बुरी तरह जकड़ रखा हुआ है, जिसका असर मुस्लिम ताजिरों पर पड़ रहा था। लेकिन उस्मानाबाद में एक गैर सूदी क्रेडिट सोसाइटी ने न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू ताजिरों को एक बेहतरीन मुतबादिल निज़ाम फराहम किया है। इसको जमात इस्लामी हिंद की निगरानी में चलाया जा रहा है। पेश खास रिपोर्ट। रियासत के दीगर मकामात की तरह उस्मानाबाद में भी जमात इस्लामी हिंद की जानिब से सूदी निज़ाम के खिलाफ एक मुतबादिल निज़ाम मुतारिफ किया गया है। राहत अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से कायम किए गए गैर सूदी इदारे के जरिए सूदी निज़ाम को पिछले कई सालों से ज़बरदस्त चैलेंज दिया जा रहा है। इस इदारे से बड़े पैमाने पर हिंदू और मुस्लिम ताजिर इस्तिफादा कर रहे हैं। यहाँ ख़ास तौर पर छोटे कारोबारियों को कर्ज फराहम किया जा रहा है। ये तो हमको भी थोड़ा सा ये हो रहा था जब हम लोन डिस्ट्रीब्यूट किए, तो बाद में ऐसा महसूस हुआ कि जो निचला जो तबका है, जो गरीब तबका है, उनमें ईमानदारी बहुत ज़्यादा है। ये लोग जो है इनको इतने आसानी से और बगैर सूद के लोन तो कोई बाहर से कोई देने वाला नहीं है, इसलिए ये लोग जो है बहुत ईमानदारी और वक्त के ऊपर पैसा देते हैं। हमारा एक्सपीरियंस है तकरीबन 7-8 साल का कि 98% लोगों ने जो है बिल्कुल पाबंदी से पैसे भरते हैं। गैर सूदी कर्ज ने अब तक उस्मानाबाद के 5,000 से ज़ायद ताजिरों को आगे आने में मदद की है। बैंक 7-8 साल पहले मेरे को मालूम हो गया राहत बैंक एक ऐसी है कि इसमें आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्या ब्याज नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारे जो परेशानी है को इसमें कम हो जाएंगे तुम्हारे। इसलिए फिर भी बैंक से मैं राबस्ता करा, यानी मुलाकात लिया बैंक के, तो अब 7-8 साल में ऐसे हालत है गई मेरी, ये बैंक मैं मेरे इससे बोलता हूँ, मेरे दिल पे हाथ रखे कि ये बैंक थी बोल के मैं आज ये हालत है मेरी एकदम सुधर गई हालत। गैर सूदी इदारा चलाना आसान नहीं होता, क्योंकि किसी भी इदारे को चलाने के लिए बुनियादी अखराजात दरकार होते हैं। सर्विस चार्ज के नाम पर मामूली रकम लेकर इन अखराजात की तकमील की कोशिश की जा रही है। ETV न्यूज़, उस्मानाबाद। अदम रबादारी के मसले पर बाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाली पार्टियां हुकूमत के खिलाफ खुलकर सामने आ गई हैं। CPIM पोलिट ब्यूरो की रुकन सुभाषनी अली ने कहा कि मुल्क में इश्तियाल अंगेजी फैलाने वालों पर हुकूमत अब तक लगाम लगाने में नाकाम रही है।
इलाहाबाद में ईटीवी से बात करते हुए सुभाषनी अली ने कहा कि अदम रवादारी और गैर बराबरी एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। अधिकार है अपनी बात को कहना, और जब हम अपनी बात कहते हैं, अगर इस तरह की प्रतिक्रियाएं कुछ लोग करते हैं कि हम आपको मार डालेंगे, हम आपको देश से बाहर निकाल देंगे, तो वो खुद ही बता रहे हैं कि वो कैसे लोग हैं, उनकी क्या सोच है। हमको उनके बारे में कहने की जरूरत ही नहीं है, तो जनता के सामने उनकी बात आ रही है ना। अरे देखिए, ये तो लड़ाई चलेगी, जब तक ये लड़ाई चलेगी। हमारी कोई इंटॉलरेंस के खिलाफ से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है कि इस देश के अंदर हर तरह की समानता स्थापित होनी चाहिए, और जब तक लैंगिक, आर्थिक, सामाजिक समानता नहीं स्थापित होगी तब तक तो हमको लड़नी है, कोई इनके ही खिलाफ नहीं लड़ना है, जो भी इन चीजों के खिलाफ है उनके खिलाफ लड़ना है। कोलकाता में आरएसएस चीफ मोहन भागवत की जानिब से अयोध्या में मारे गए कार सेवकों को खराज पेश किए जाने और उनके घर वालों को एजाजिया दिए जाने के इक़दामात को कोलकाता की मिली इत्तेहाद परिषद ने इंतहाई अफसोसनाक बताया। शहर के समाजी कारकुनों ने इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद को तकलीफदेह करार दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अशोक गंगुली ने बाबरी मस्जिद शहादत को मुल्क का एक बड़ा सानहा बताया। मुल्क में बढ़ती अदम रवादारी को अफसोसनाक बताते हुए डेमोक्रेटिक फोरम ने सियासी लीडरान को फर्का वाराना हम आहंगी को मजबूत बनाने के लिए पेशरफ्त करने की जरूरत पर जोर दिया। कोलकाता प्रेस क्लब में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अशोक गंगुली ने रियासत में हुकूमत की जानिब से इजहार राय के खिलाफ इक़दामात को अफसोसनाक बताया और रियासत में अक़लियतों के तई हुकूमत के इक़दामात को भी मायूस कुन बताया। अकोला बल्दिया उज़्मा ने 789 गैर कानूनी मजहबी मकामात की लिस्ट तैयार की है और इन गैर कानूनी मजहबी मकामात को बल्दिया की जानिब से नोटिसें भी जारी कर दिए गए हैं। इन मजहबी मकामात में शहर के मंदिर, मस्जिद, दरगाह शामिल हैं। बाज़ार की सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर 2009 के बाद तामीर किए गए मजहबी मकामात को गैर कानूनी करार दिया है और इन गैर कानूनी मजहबी मकामात को हटाने का हुक्म दिया है। मेरठ के गुलजार सैफी को यौम माजूर के मौके पर कौमी एजाज से नवाजा जाएगा। पोलियो का शिकार होकर जिस्मानी तौर पर माजूर हो गए गुलजार ने अपने हौसले और जज्बे की मिसाल पेश करते हुए न सिर्फ अपनी जिंदगी की परेशानियों को दूर किया बल्कि पोलियो के खात्मे मुहिम में भी अहम किरदार अदा किया। बाज़ार के गुलजार को पोलियो के खतरे से आवाम को बेदार करने और माजूर अफराद के लिए खुसूसी कारनामा अंजाम देने पर रियासती हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता साल अवार्ड से नवाजा गया था। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब।